is brought to you by Chikinjala School, Shivpuri. I am Ankita Jha, your science teacher, and this chapter is on respiration. Class 7th, chapter 9. Alright, so respiration क्या है? Our body is complex living machine. हमारा जो शरीर है वो एक जिंदा मशीन की तरह है. हमें the different activities our body does require एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप के काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि दौड़ने, भागने में, खेलने में या फिर किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड न्यूट्रिशंस एंड एक्सट्रैक्शन आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि न्यूट्रिशन और एक्सट्रैक्शन के लिए भी हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ये सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की डेली बेसिस पे. रेस्पिरेशन. Have you noticed people taking a brisk walk early in the morning or jog in the park? आपने नोटिस किया होगा जब लोग सुबह घूमने के लिए निकलते हैं या फिर जॉगिंग के लिए निकलते हैं तो वो लोग क्यों उस समय को चूज़ करते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए? ये इसलिए होता है क्योंकि जो सुबह की जो हवा रहती है वो सबसे साफ़ होती है. उस समय पे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पर्यावरण में हमारे चारों ओर ज़्यादा होती है. दे ऑल्सो रिफ़्रेश एंड एनर्जेटिक. और वो लोग रिफ़्रेश भी फील करते हैं और एनर्जेटिक भी फील करते हैं जो सुबह सुबह जॉग के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कहाँ से आती है? द फूड दैट वी ईट हैज़ ए एनर्जी स्टोर्ड इन इट. ये जो हम खाना खाते हैं हर रोज़ में एनर्जी स्टोर होती है. जॉगिंग और टेकिंग अ ब्रिस्क वॉक एनेबल अ पर्सन टू ब्रीद इन फास्ट. मतलब जॉगिंग या फिर वॉक जो होती है ये एक पर्सन को हेल्प करता है. मतलब कि ये इंसानों को हेल्प करता है तेज़ चलने के लिए. मतलब जब हम ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे जो सांस लेने के जो नंबर रहते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. ओके, दस मोर ऑक्सीजन. इसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेता है, हमारे लंग्स के पास लंग्स को पहुंचाता है नॉर्मल टाइम के मुकाबले. द ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू. ये जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में ट्रांसफ़र होता है. इन द सेल्स द डाइजेस्टिव फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी दैट लॉक्ड इन फूड. जो सेल्स होते हैं उनमें जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें वो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है जो कि फूड के अंदर जो एनर्जी बंद होता है वो हमारे ब्लड सेल्स में पहुंचाता है. द एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल टू ऑल द सेल. जो एनर्जी उसके बाद जो एनर्जी होती है वो हमारे हर सेल के लिए अवेलेबल हो जाती है और जिससे हम अपने बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं. और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. द टर्म रेस्पिरेशन कम्बाइंस टू प्रोसेस. जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रोसेस कंबाइन करके बनता है. ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. ब्रीदिंग वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं हवा में अपने नाक के द्वारा. ब्रीदिंग जो है ये होता है इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग ब्रीदिंग इन करने को हम बोलते हैं इनहेलेशन, मतलब सांस अंदर लेना, और ब्रीदिंग आउट को बोलते हैं एक्सहेलेशन, बाहर छोड़ना. सेलुलर रेस्पिरेशन. द केमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. वो केमिकल प्रोसेस जो कि तब होता है जब जो खाना रहता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये हमारे शरीर के सभी बॉडी सेल्स में प्लेस टेक करता है. द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेस्पिरेशन. द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय विच द एयर. वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके द्वारा एयर जो है फ्रॉम द एनवायरनमेंट
पर्यावरण से हमारे बॉडी में एंटर करता है, उस ऑर्गेनिज्म और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस होता है इन्वायरमेंट में। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम मतलब ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम भी है। ये जो होता है वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी के हर एक सेल में, और ऑर्गेनिक फूड दैट मस्ट बी केमिकली ब्रोकन डाउन इन सेल्स टू लिबरेट एनर्जी, और हमारे ऑर्गेनिक फूड जिसको ज़रूरत होती है केमिकली तोड़ने के लिए ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो है वो नाक के द्वारा होती है और रेस्पिरेशन सेल्स के द्वारा होती है, जो हमारे बॉडी के सेल्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं। जो ब्रीदिंग है ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ये एक सीरीज़ मतलब कि केमिकल रिएक्शन का एक सीरीज़ फॉलो करता है जिसमें ग्लूकोज रहता है वो ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है और वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है। एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड एंड नो एंजाइम आर इन्वॉल्व, ब्रीदिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है और कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है और बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद पर मिनट इज़ टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट, हर मिनट में इंसान सांस लेता है जितनी बार उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। वन ब्रीथ इन्वॉल्व वन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक ब्रेथ जो होती है वो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को इन्वॉल्व करती है, मतलब एक बार हमने सांस ली और एक बार छोड़ी, ये हो गया हमारा एक बार ब्रीदिंग करना। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज इमोशनल और मेंटल स्टेट, जो ब्रीदिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो इन फैक्टर पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, इमोशनल और मेंटल स्टेट पे भी। फिजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक रेट, और फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म का जो रेट है उस पर भी डिपेंड करता है। इट एडजस्ट टू शूट द नीड ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट सिचुएशन, जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सिचुएशन में हमारे नीड के हिसाब से उसको सूट करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। एट एनी एज ब्रीदिंग रेट इज़ 4-5 टाइम्स लोअर दैन द हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो किसी भी एज पे हार्ट रेट के मुकाबले 4 या 5 गुना कम होता है। एट रेस्ट, ब्रीदिंग इज़ यूजली स्लोएस्ट व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट और असलीप, जब हम सो रहे होते हैं या फिर रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। उस समय पे हमारे बॉडी की जो इसेंशियल मसल्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए मतलब उसमें कोई डाइजेशन या कोई मसल्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ब्रीदिंग उस समय पे बहुत कम रेट पे काम करती है। एवरेज ब्रीदिंग रेट एट वेरी विथ रेस्ट, एवरेज ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट वेरी विथ एज, जो एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है ब्रीदिंग का वो हमारे एज हमारे उम्र के हिसाब से वेरी करता है। जो नया जन्म लिया हुआ बच्चा होता है उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 50 to 60 टाइम हो सकता है पर मिनट, और जो 4 साल का बच्चा होता है उसका ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स हो सकता है पर मिनट, जबकि एक वयस्क इंसान की ब्रीदिंग रेट 12 से 18 टाइम होती है 1 मिनट में। एक्सरसाइज के समय एज वी स्टार्ट टू एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग है वो फास्टर हो जाता है और वो इंक्रीज़ होके 50 से 60 टाइम हो जाता है पर मिनट में। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी को उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे शरीर का हर मसल यूज़ होता है। एट द सेम टाइम उसी समय हमारा हार्ट का जो बीट रेट है, हमारा हार्ट भी जल्दी जल्दी बीट करने लगता है, धड़कने लगता है। दिस पुशेस द ब्लड थ्रू द हार्ट फास्टर, इसकी मदद से हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड है वो जल्दी जल्दी पुश होने लगता है हमारे शरीर में, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे ब्लड जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड सेल्स में। ये जो खाने का जो ब्रेकडाउन है और एनर्जी छोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको फास्टर करता है। कैलकुलेट द ब्रीदिंग रेट ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में अलग अलग एज के सदस्य होंगे, उनके ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट करके देखिएगा। यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन पर मिनट फॉर एवरी इंडिविजुअल, आपको हर मेंबर का
जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो प्रक्रिया होती है उसे हर मिनट में वो कितनी बार करता है, इसे नोट करने की ज़रूरत है फॉर हर एक मेंबर के लिए। एक बार तब जब वो सो रहे होते हैं और एक बार सेकंड टाइम तब जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और इसे अपने ये जो टेबल दी गई है नीचे, इसमें लिखिएगा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन depending on whether oxygen is used in the process or not, respiration is of two type। ऑक्सीजन यूज़ होता है या नहीं, इसके बेसिस पे रेस्पिरेशन दो टाइप में डिवाइड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके बारे में जानते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जहाँ पर जो खाना होता है वो टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कि स्टोर होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी 38 एटीपी में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इट इज़ नॉर्मल फीचर इन सर्टेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही नॉर्मल फीचर है कुछ माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया में, ईस्ट में। सच ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स। वो ऑर्गेनिज्म, वो जिंदा जीव जो कि ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनारोब्स। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स पार्शियली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज होता है वो टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और इथाइल अल्कोहल रिलीज़ करता है। जो एनर्जी रिलीज़ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ग्लूकोज जो रहता है वो टूटता है और इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और एनर्जी भी, द प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया रेस्पायर anaerobically to produce alcohol and carbon dioxide from food is called fermentation। वो प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट या फिर बैक्टीरिया रेस्पायर करके अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं फूड की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन की ज़रूरत मतलब उसे ऑक्सीडेशन की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज़ करने के लिए। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इनकम्प्लीट, उसमें मतलब कि ऑक्सीडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यूज़ होता है ग्लूकोज को तोड़कर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर पाने के लिए। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन, फिश और बर्ड्स के द्वारा होता है, मतलब उनमें होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है बैक्टीरिया में, ईस्ट में, ह्यूमन मसल्स में, सेल्स में। जब ऑक्सीजन रेट बहुत ही कम हो जाता है बहुत ही अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान। मोस्ट ऑफ यू प्ले आउटडोर गेम्स। आप में से बहुत से लोग आउटडोर गेम खेलते हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में। जब आप गेम खेलते हैं लंबे समय के लिए ड्यू टू वाइग्रस मूवमेंट्स यू बहुत सारे मूवमेंट की वजह से अपने मसल्स के अंदर आप एक्सपीरियंस करते हैं मसल्स क्रैम्प और फैटिग। ये हैव यू वंडर व्हाई यू गेट दिस क्रैम्प? आपने कभी ये सोचा कि आपको ये क्रैम्प्स क्यों आते हैं आपके मसल में? दिस इज़ बिकॉज योर मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली फॉर शॉर्ट टाइम। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मसल है वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है एक छोटे पीरियड के लिए। द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस लेस एनर्जी लेस। आपके शरीर को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
तो इसीलिए ग्लूकोज जो है वो पूरे तरीके से टूटने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पार्शली ब्रोक हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और जो कि मसल्स में क्रैम्प को कॉज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बीइंग हैव अ मोर एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ बिकॉज आवर मेटाबॉलिक रेट इज़ हाई एंड सो इज़ द एनर्जी डिमांड। हमारे शरीर ये इसलिए है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और हमारा एनर्जी डिमांड जो है हमारे शरीर को वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें दिन में और रात में हर समय ब्रीथ करने की ज़रूरत रहती है ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन अपने सिस्टम में ले सकें। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड, हमारे इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है नोस्ट्रिल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है? नोस्ट्रिल एंड नेज़ल पासेस, फेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोनोक्लेसिस और एल्वोली। जो और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है लंग, हमारा फेफड़ा। रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोस्ट्रिल एंड नेज़ल पासेस। नोस्ट्रिल are a pair of still that open into left and right nostril chamber। हमारे नाक के जो छेद है वो नॉस्ट्रिल होते हैं। द नेसल चैम्बर पासेस ऑफ बॉर्डर ऑफ हेयर, और जो हमारे नाक के अंदर जो बाल और जो वो पासेस होता है वो होता है नेज़ल, जिससे कि जब हवा पास होती है तो उसमें जो डस्ट वगैरह पार्टिकल जो होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो हमारे नाक के जो बाल होते हैं उसमें अटक जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाते हैं। इट इज़ रिजल्टली सप्लाइज विथ ब्लड वेसल दैट वार्म आर इनकमिंग एयर। ये जो रहता है वो हमारे ब्लड वेसल के ज़रिए जो इनकमिंग एयर है उसको वार्म कर देता है। द स्टिकी म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेज़ल चैम्बर मोशन द एयर। जो हमारा स्टिकी म्यूकस रहता है, हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस रहता है वो जो हवा रहती है उसको मोशन कर देता है और डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देता है। फेरेंक्स जो होता है वो कॉमन पासेज होता है जो कि हमारे माउथ के बैक में होता है एयर फॉर एयर एंड फूड, हवा और खाने के लिए। एट एंटर्स द फ्रंट ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप। एंट्री के टाइम पे वहाँ पे एक विंड पाइप होती है। द एंट्रेंस ऑफ फूड पाइप एंड द विंड पाइप इज़ ग्रेजुअली स्विफ्ट फ्लैट। जो हमारा फूड पाइप और विंड पाइप होता है वो स्विफ्ट होता है, फ्लैप होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर द एपिग्लॉटिस। It helps in controlling the directly food of the food pipe and air along the windpipe respectively। यह हेल्प करता है हमारे खाने को खाने की पाइप से जाने के लिए और हवा को हवा की पाइप से जाने के लिए। It opens during breathing। ये जो होता है वो हवा ब्रीदिंग के टाइम पे ओपन होता है, लेकिन बट क्लोज द पासेस ऑफ विंड पाइप वाइल swallowing। लेकिन जब हम खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो पासेस है उसको क्लोज कर देता है। जो हवा का जो पासेस है वो विंड पाइप का जो पासेस है उसको बंद कर देता है। द प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। इससे जो हमारा जो खाना है वो लंग्स में एंटर नहीं होता है। इफ फूड वर टू गो डाउन द विंड पाइप यू वुड चोक। अगर खाना जो है वो विंड पाइप से नीचे चला जाएगा तो हम चोक कर जाएंगे, हमारा दम घुटने लगेगा। ट्रैकिया द फेरेंक्स लीड टू ट्रैकिया, अ ट्यूब लाइंग इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। ये जो फेरेंक्स होता है वो हमें ट्रैकिया पे लीड करता है, जो कि फूड पाइप के फ्रंट में एक ट्यूब होता है वहाँ पे। इट पासेस थ्रू द नेक एंड एक्सटेंड इनटू द चेस्ट कैविटी। ये मतलब कि नेक से पास होता है और चेस्ट कैविटी में एक्सटेंड होता है। इट वॉल इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्डियोलॉजिस्ट रिंग। इसके जो बॉल हैं वो सपोर्टेड होते हैं सी शेप्ड की कार्डियोलॉजिस्ट रिंग्स के द्वारा। ब्रोनिकी एंड ब्रोंकुलस। इट इज़ एट इट्स लोअर एंड ट्रैकिया स्प्लिट इनटू टू। अंत में जो ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकी दैट लीड द लंग्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड। ब्रोंकी जो होता है वो लंग्स की तरफ जाता है उसके अपने अपने साइड में। ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइस एंड सबडाइल इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। जो ब्रोंकस होता है वो फिर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिसे कि हम बोलते हैं ब्रोंकुलस।
ईच ब्रोंकलाई एंड इन टाइनी एयर स्पेस कॉल्ड एल्वियोली। हर एक को ब्रोंकलाई जो होता है वो छोटे छोटे सेक्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि मतलब उसका जो अंत है वो छोटे छोटे सेक्स में होता है, जिसे कि हम बोलते हैं एल्वियोली। इट इज़ देयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। यहाँ पर फिर है ना एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ईच लंग ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन कंटेन अबाउट 300 to 400 मिलियन एल्वियोली। हर इंसान जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो लंग है उसमें 300 से 400 मिलियन एल्वियोली होता है। एल्वियोली हैव वेरी थिन वॉल्स एंड आर रिचली सप्लाइड विथ फूड कैपिलर्स। इनमें मतलब कि बहुत ही पतला इनका वॉल होता है और इनको बहुत ही ज़्यादा फूड सप्लाई की ज़रूरत होती है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर वी ब्रीथ इन गोज इनटू ब्लड। जो हम सांस लेते हैं वो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है ब्लड में वो पास हो जाता है एल्वलाई में, और फिर ये यहाँ पे फिर एक्सचेंज होता है गैसेस का। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, दीज आर अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट आर स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग होता है। या इसमें ये चेस्ट में होता है, दोनों साइड में, मतलब हार्ट के दोनों साइड में होता है, लेफ्ट एंड राइट। द लेफ्ट लंग इज टू लॉब्ड एंड स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग विच 3 लॉब्ड। जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लॉब्ड होता है, और जो राइट लंग होता है वो 3 लॉब्ड होता है, और लेफ्ट लंग ना राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है। द टू लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज। ये जो लंग है वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड स्टर्नम ऑन द फ्रंट एंड द वर्टिबल कॉलम एट द बैक। और स्टम्प से प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रंट में, और वर्टिबल कॉलम से प्रोटेक्टेड होते हैं बैक में। जस्ट ब्रीथ beneath the lung is a dome shaped muscular seat, the diaphragm। लंग के नीचे ही एक डोम शेप्ड मस्कुलर सीट होता है, उसे हम बोलते हैं डियाफ्रेम। The coordinate of diaphragm and ribcage help in the mechanism of drawing oxygen। ये जो होता है इससे हेल्प होता है ऑक्सीजन ड्रॉ करने में, इनहेलेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन, और एक्सहेलेशन या फिर ब्रीदिंग आउट। इनहेलेशन में जो होता है स्टर्नम जो होता है वो पुल्ड आउट होता है, वो बाहर की ओर खींचा जाता है। द रिबकेज इज पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और जो रिबकेज है वो ऊपर जाता है और आउटवर्ड पुल होता है। द डायफ्रेम जो होता है वो मसल के कांटेक्ट में आता है और फ्लैटन हो जाता है, चपटा हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। और इनहेलेशन के टाइम पे हमारे चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। एयर रिचेज इन ऑक्सीजन इज फोर्स्ड इनटू द लंग थ्रू द नोज। एयर जिसमें कि बहुत सारा ऑक्सीजन होता है वो फोर्स होता है हमारे लंग के अंदर। एक्सहेलेशन, द स्टर्नम इज पुल्ड इन। जो स्टर्नम होता है वो अंदर की ओर खींचा जाता है, जो रिब्स होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचते हैं, और इनवर्ड अंदर की तरफ खींचते हैं। और जो डायफ्राम होता है वो उसके मतलब रिलैक्स हो जाते हैं और वो ड्रम टाइप स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। और ये जो है ये चेस्ट की कैविटी को वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, कम कर देता है। और इसमें एयर जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में होती है वो लंग से फोर्सफुली आउट हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं ऑर्गन, फिर ब्रीदिंग, इनहेलेशन और फिर एक्सहेलेशन में क्या होता है। हैव यू ऑब्जर्व समवन स्लीपिंग इन हिज बैग। आपने कभी किसी को बैक पे स्लीप करते हुए ऑब्जर्व किया है। यू विल नोटिस अ रिदमिक एंड अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। आप नोटिस करेंगे कि उसका जो चेस्ट है उसका एक रिदमिक मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन। दिस मूवमेंट इज मोर प्रोनाउंस व्हेन द पर्सन हैज़ कम टू यू आफ्टर शॉर्ट रन। ये मूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है जब कोई इंसान दौड़ते हुए आपके पास आता है। दिस मूवमेंट एज यू हैव लर्नड
इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द रिबकेज। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो रिबकेज है वो एक्सपेंड, मतलब सॉरी लंग है जो वो एक्सपेंड होता है, और रिब जो है वो आउटवर्ड की तरफ पुल होते हैं। ओके, एक्सलेशन। द बलून्स इन द मॉडल रिप्रेजेंट द लंग। जो बलून है मॉडल में वो हमारे लंग को रिप्रेजेंट करता है। जो रबर सीट है वो रिप्रेजेंट करता है डायफ्राम को। तो जो स्ट्रेट ट्यूब है वो आर्म्स है, वाई यू ट्यूब रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी है। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। The basic process of respiration is similar in all living being and result in release of energy। जो basic है respiration का जो process है वो हर living organism में वो similar ही होता है, उसमें energy release होता है। Animals like cockroach, earthworm, fish, उनके जो organ हैं breathing के लिए या फिर respiration के लिए वो specialized हैं। थ्रो एयर होल्स। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, ग्रासहॉपर, बीज, इनके पास स्पेशल होल होते हैं इनके बॉडी सरफेस पे हवा को अंदर लेने के लिए, जिसे हम बोलते हैं स्पाइकल्स। द स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। ये जो स्पाइरिकल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एयर ट्यूब से, जो कि इंसेक्ट के बॉडी के अंदर होते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं ट्रैकिया। द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया आर कॉल्ड ट्रैक्लस। जो स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं ट्रैकिया के उसको हम बोलते हैं ट्रैक्लस। दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस टू सेल्स एंड टिश्यूज। ये अलाउ करता है जो हम सांस, मतलब सॉरी जो उन कीड़ों ने सांस लिया है उसको डिफ्यूज़न में और फिर गैसेस को सेल और टिश्यूज़ में पहुंचाने के लिए। एयर एंटर्स एन एक्सेट बॉडी थ्रो दीज स्पेरिकल्स। एयर जो है वो इंसेक्ट की बॉडी को में एंटर करता है इन स्पेरिकल्स की मदद से और फिर उसकी पूरी बॉडी में पहुंचता है ट्रैकिया और ट्रैक्लस के हेल्प से। ऑक्सीजन इज़ दस डायरेक्टली अब्जॉर्ब। इसीलिए उस समय पे ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है उन बॉडी के सेल्स के द्वारा एक सिंपल डिफ्यूज़न से, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कि बाहर की ओर छोड़ दी जाती है। थ्रो मोइस्ट स्किन। वो एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म, इनकी जो स्किन होती है वो स्लाइमी होती है और मॉइस्ट होती है, नम होती है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ द स्किन। जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वो इनकी स्किन के द्वारा होती है, जिनमें ब्लड कैपिलरीज सप्लाइड होता है। इन एवरी सेगमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द अर्थवर्म दीज कैपिलर्स आर कनेक्टेड टू द मेन ब्लड वेसल। हर एक जो अर्थवर्म है उसके शरीर में जो सारे के सारे ब्लड वेसल्स हैं वो इन कैपिलर से कनेक्टेड होते हैं। द थिन वॉल्ड कैपिलर्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये जो पतले कैपिलर्स होते हैं, पतले दीवार वाले कैपिलर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं स्किन के द्वारा और फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड में बना के स्किन से ही बाहर छोड़ देते हैं थ्रो गिल्स। एक्वेटिक एनिमल, पानी के जीव जैसे कि मछली जो है वो उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है ये ब्रीदिंग सिस्टम के लिए, जिसे कि बोलते हैं गिल्स, जो कि ऑक्सीजन को अडेप्ट कर लेता है जो कि पानी में मिला हुआ होता है। ईच गिल कंसिस्ट ऑफ गिल आर्च। हर गिल में एक गिल आर्च होता है जो कि विच वियर्स अ डबल रो इन ऑफ थिन वॉल्ड फिलामेंट, जो कि जिसमें कि दो रो होती हैं जो कि एक पतली दीवार वाले फिलामेंट को होती हैं। गिल फिलामेंट दैट आर रिच सप्लाइड विद ब्लड, जिसमें कि ब्लड सप्लाई होता है। वाटर एंटरिंग द माउथ फ्लोज ओवर द गिल्स। मछली के मुंह से जो पानी एंटर होता है वो गिल्स से होके फ्लो करता है। द बॉडी इज द कैपिलर्स अब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उस समय पे जो ब्लड है जो ब्लड होता है कैपिलर्स में वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ही डिफ्यूज़ मतलब बाहर छोड़ देता है। सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोeba एंड पैरामोसियम
टेक इन ऑक्सीजन डायरेक्टली। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमोएबा और पैरामोसियम, जो कि ऑक्सीजन डायरेक्टली लेते हैं वाटर से और उसे गिव आउट कर देते हैं ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में डिफ्यूज़न की मदद से। रेस्पिरेशन इन प्लांट आर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज द फूड मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है ग्लूकोज को तोड़ के खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी रिलीज होता है। द मेजॉरिटी ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट टेक प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूज़न। मतलब कि ये जो गैस एक्सचेंज का जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, वो एक सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होती है, जो कि लीव्स में होता है, लीव्स की ओपनिंग से होता है, जैसे कि हम बोलते हैं स्टोमाटा कैन दस कंपेयर टू आर नोज। इसलिए हम स्टोमाटा को अपने नोज से कंपेयर कर सकते हैं। यू हैव लर्नड, हमने ये सीखा है कि स्टोमाटा के बारे में चैप्टर 1 में, शुगर प्लस ऑक्सीजन, शुगर प्लस ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। रूट ऑफ प्लांट बरीड अंडरग्राउंड नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एयर। जो जड़ होती है प्लांट के, जो कि ज़मीन के अंदर दबे होते हैं, उनको हर समय एयर की ज़रूरत रहती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अदर लिविंग सेल्स को, रूट के अंदर जो अदर लिविंग सेल है उन्हें रेस्पायर की ज़रूरत होती है। Releasing carbon dioxide and energy. Have you noticed your school gardener using his trowel to loosen all near roots of small schools gardener using his trowel टू लूजन सॉइल। मतलब कि आपने भले ही स्कूल गार्डन में ना देखा हो, लेकिन आपने कभी खेती बाड़ी में देखा होगा या फिर गार्डनिंग के टाइम पे किसी को करते हुए देखा होगा कि वो है ना, जो सॉइल रहता है उसको लूजन अप करते हैं ट्राउल की मदद से, जो सॉइल उसको लूजन अप करते हैं। लूजनिंग द सॉइल क्रिएट्स टाइनी, जो जब सॉइल लूजन अप होती है तो उसमें छोटे छोटे एयर स्पेस बनते हैं सॉइल में, जड़ के आसपास, जिससे कि प्लांट के जो रूट हैं, उसके जो हेयर हैं, वो आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, उन्हें ट्रैप कर देते हैं अपने सॉइल पार्टिकल के बीच में। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इनटू द रूट हेयर इज पास्ड इनटू द नेबरिंग रूट सेल्स। जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है रूट में, वो उसके पड़ोस के सेल में पास हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज आउट इन द सॉइल। उस समय पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है सॉइल के अंदर। दस इन प्लांट्स, इसलिए प्लांट में ऑल लिविंग सेल्स ऑफ रूट स्टीम एंड लीफ टेक इन ऑक्सीजन। उस समय पौधे का हर जो सेल है, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये सभी ऑक्सीजन पे डिपेंड, ये सभी ऑक्सीजन लेते हैं इंडिपेंडेंटली, अपने ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन ऑकर एट मच स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू एनिमल्स। जो रेस्पिरेशन है वो एनिमल्स के मुकाबले बहुत ही कम रेट पे होता है। देयर इज़ अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह पे एक छोटा ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। अवेयरनेस, emphysema. This is caused by the gradual breakdown of the thin walls of alveoli. कि इसलिए होता है क्योंकि एल्वेओली के जो बॉल्स हैं वो ग्रेजुअली ब्रेकडाउन के वजह से, ग्रेजुअली द एयर स्पेस बिकम स्मॉलर एंड द टोटल सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज डिक्रीजेस। और जिसके वजह से कि स्पेस जो है वो कम होता जाता है और जो टोटल सरफेस एरिया होता है गैस एक्सचेंज के लिए वो कम होता चला जाता है। ये हमें ब्रेथलेसनेस के लिए रिजल्ट करता है। इन एडवांस केसेस पेशेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट इवन टू वॉक अक्रॉस रूम। कुछ डिफ़िकल्ट केसेस आ जाते हैं इस तरीके ब्रेथलेसनेस के, जिसमें कि जो पेशेंट है, जो इसका मरीज़ है, उसको वो रूम के अक्रॉस भी वॉक नहीं कर पाता है। जो लंग्स होते हैं, द लंग्स ऑल्सो लूज इलास्टिसिटी। जो लंग्स होते हैं वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर जाते हैं, सो दैट इट बिकम डिफ़िकल्ट इवन टू एक्सहेल द, इससे जिससे कि हवा छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रीदिंग आउट बिकम अ मोर कॉन्शियस एक्टिविटी, जिससे कि ब्रीदिंग आउट जो है वो और भी ज़्यादा कॉन्शियस एक्टिविटी बन जाती है। इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोनिकल्स
ऑल्सो अकर, और इन्फ्लेमेशन और ब्रोनोक्लियस का जो इन्फ्लेमेशन और न्यूरिंग भी होता है। द रूट कॉज ऑफ एम्फेसेमा इज लॉन्ग टाइम इरिटेशन ऑफ द लंग ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। इसका जो कॉज है वो है लंबे समय से पॉल्यूटेड एयर इनहेल करना या फिर सिगरेट या स्मोकिंग करना। फ्लू इज़ पॉपुलर नेम ऑफ इन्फ्लुएंजा। फ्लू जो है वो एक पॉपुलर नेम है इन्फ्लुएंजा का। इट इज़ एन इन्फेक्टियस वायरल डिसीज़। ये एक इन्फेक्टियस वायरल डिसीज़ होता है जो कि जिसके कि सिम्टम्स होते हैं स्नीजिंग, फीवर और हेडेक। डिफरेंट वायरस स्प्रेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लू। अलग अलग वायरस अलग अलग काइंड ऑफ फ्लू एक्सपेंड मतलब कि छोड़ता है, मतलब कि रिलीज़ करता है या फिर फैलाता है। जिसमें कि एग्जाम हमारे कॉमन फ्लू, जिसमें एग्जाम्पल है हमारे कॉमन फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। एज फ्लू इज़ अ वायरल डिसीज़, एंटीबायोटिक आर नॉट वेरी इफेक्टिव। और जो ये फ्लू होता है वो वायरल डिसीज़ है, इसलिए एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सो प्रिवेंशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, इसलिए इसका प्रिवेंशन जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस्थमा, दिस इज़ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स। एस्थमा जो होता है वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जो कि विच कॉजेज द एयर पासिस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर लाइनिंग टू स्वेल। जो कि हमारा जो एयर पासिस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो उसका जो लाइनिंग है उसको स्वेल कर देता है, उसमें सूजन लाता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को छोटा कर देता है, जिससे कि हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई नहीं होता है। severe asthma attack could prove fatal। एक बड़ा अस्थमा अटैक जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज़ विद एन इनहेलर। जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है अस्थमा का वो है इनहेलर के थ्रू, विच डिलीवर अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रिड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्शन। जिससे कि जो अस्थमा पंप होते हैं आई एम सॉरी, जैसे कि अस्थमा जो इनहेलर से जो मेडिसिन हैं वो कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है। स्मोकिंग, सिगरेट आर मेड ऑफ ड्राइड तंबाकू लीव्स। जो सिगरेट होता है वो ड्राई तंबाकू लीफ का बना होता है। इनहेलिंग तंबाकू स्मोक हैज़ मैनी बैड इफ़ेक्ट। तंबाकू स्मोक को इनहेल करने से बहुत से अलग अलग तरीके के बैड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे और लंग्स पे। द तंबाकू प्रोड्यूस टार वेपर्स विच फॉर्म स्टिकी बॉल्ब्स इनटू द लाइनिंग ऑफ लंग। जो तंबाकू होता है वो एक तरीके का तार वेपर प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे लंग्स लाइनिंग में एक स्टिकी बॉल्ब तरीके का लाइनिंग बना देता है। इट किल्स द एयर लाइनिंग, इट किल्स द एयर लाइनिंग द बॉल्ब ऑफ विंड पाइप। ये जो होता है वो हमारे विंड पाइप का जो एयर लाइनिंग है उसको ख़त्म कर देता है। डस्ट पार्टिकल आर अनेबल टू फिल्टर, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल होता है वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं और वो इनहेलेट हो जाते हैं एयर के साथ में, मतलब कि और वो अंदर चले जाते हैं हमारे लंग्स में। दे फाइंड देयर वे, हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमारे लंग्स को और हमारे एल्वोली को डैमेज कर देता है। द स्मोकर डज फाइंड डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं आप उनको ऑब्जर्व करिए कि उनके लिए ब्रीथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्मोकर्स कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड विच रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बॉल्व। स्मोक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन करता है, जिससे कि जो बॉल्ब जिससे कि ऑक्सीजन में जो ब्लड कैरी करने का जो जिससे कि ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करने का हर एक सेल में जो एक्टिविटी है जो कि रिड्यूस कर देता है। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। इसमें बहुत से कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस भी होते हैं। यांग, इट इज़ एन एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ। यांग जो होता है वो एक एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ होता है इन एंड देन आउट, जिसमें हवा अंदर जाती है और हवा बाहर आती है। विच अकर्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड सैलो ब्रीदिंग। ये तब होता है जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते रहते हैं या फिर हमारी ब्रीदिंग जो है वो सैलो होती है। दीज आर मैनी एक्सप्लेनेशन फॉर दीज। यहाँ पर बहुत से एक्सप्लेनेशन है यहाँ के लिए।
वन इज़ दैट इट ट्रिगर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ CO2, एक जिसमें से एक है कि ये तब होता है CO2 के प्रेजेंस में होता है हमारी बॉडी में। वंस इट रीच द सर्टेन अमाउंट, जब ये कि सर्टेन अमाउंट पे पहुंच जाता है तो बॉडी जो है वो यौन करता है, जिसमें कि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे मुंह के द्वारा जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन अंदर जाता है और एक लार्ज नंबर ऑफ CO2 लंग से बाहर आता है। स्नीजिंग, दिस इज़ अ नेचुरल रिफ्लेक्स। स्नीजिंग जो है वो एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें कि हम डस्ट पार्टिकल या फिर इरिटेटिंग आइटम्स रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक करता है। ये डीप ब्रीथ को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद क्लोजिंग द माउथ, उसके बाद मुंह को बंद करना। द abdominal muscles press on the lungs and force the air up the windpipe, जिसमें कि abdominal muscle जो होता है वो लंग को प्रेस करता है और फोर्स करता है विंडपाइप से बाहर की ओर। थैंक यू स्टूडेंट, होप वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ कोऑपरेट विद अस इन दिस कोविड-19 क्राइसिस। एंड आपको जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद जो PDF फॉर्मेट शेयर किए जा रहे हैं उनसे आप आपकी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप स्कूल टाइम में स्कूल आकर से क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। रिगार्ड्स, अंकिता झा।